आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स 02, जिसमें इससे पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी वो की थी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की। काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं उस सब की, और उसके बाद में कुछ वेलोसिटी और स्पीड की बातें कर ली थी। वेलोसिटी और स्पीड के मैंने आपको कुछ एक क्वेश्चन भी कराए थे कि कुछ कंडीशंस देके कि मान लो ऐसा दे रखा हो तो क्या होता है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लो हमको क्वेश्चन लिखो एक बार। ए पार्टिकल कवर्स वन थर्ड ऑफ टोटल डिस्टेंस विद v1 वेलोसिटी या v1 स्पीड की बात कर लेते हैं अभी अपन, एंड सेकेंड वन थर्ड विद v2 स्पीड एंड remaining वन थर्ड विद v3 speed, then find its average speed। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि हमको एक पार्टिकल दे रखा है जो कि अपनी जो टोटल डिस्टेंस है उसका वन थर्ड पार्ट जो है वो v1 स्पीड के साथ कवर कर रहा है, सेकेंड वन थर्ड पार्ट जो है वो v2 स्पीड के साथ कवर कर रहा है, और रिमेनिंग वन थर्ड पार्ट है उसको v3 स्पीड के साथ कवर कर रहा है। हमको निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको देखो सॉल्यूशन में अपने को एक बार वीडियो पॉज करें, खुद से ट्राई करें, ठीक है, बाकी तो अपना करवा ही रहे हैं यहाँ पे। देखो v एवरेज इज इक्वल टू अपने को पता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम टेकन, ये होता है। वो कह रहा है कि अपने को मान लो कोई डिस्टेंस दे रखी है d, ये टोटल डिस्टेंस है d, मैं यहां पे लिख लेता हूं ये डिस्टेंस अपनी है d, ठीक है। इसका वन थर्ड ये वाला पार्ट d/3, इसको उसने v1 स्पीड के साथ कवर किया। इधर वाला पार्ट d/3 इसको v2 के साथ, और इस वाले d/3 को v3 के साथ। फर्स्ट वाले d/3 को v1 के साथ, सेकंड वाले d/3 को v2 के साथ, और थर्ड वाले d/3 को v3 स्पीड के साथ वो कवर करता हुआ चला जा रहा है जो भी पार्टिकल है। टाइम भी मैं मान लेता हूं कुछ, इसको कवर करने में वो ले रहा है t1, इसको कवर करने में कुछ ले रहा है t2, और इसको कवर करने में ले रहा है कुछ t3, ठीक है। अब देखो अपने को निकालना क्या है, v एवरेज। v एवरेज के लिए वैल्यूज रख दें अगर अपन यहां पे, v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा x टोटल कितना है d, या तो आप टोटल d लिख दो या फिर d/3 लिख लो, उससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। देखो d/3 प्लस d/3 प्लस d/3, ये हो गया टोटल डेल्टा x। अब अपने को चाहिए टोटल टाइम, तो एक t1 ले रहा था, एक t2 और एक t3। टाइम किस हिसाब से लिया उसने, t1 प्लस t2 प्लस t3। अब देखो d1 d/3 ये तो टोटल हो जाएगा d। अब मेरे को वैल्यूज चाहिए t1 t2 और t3 की। जैसा लास्ट क्वेश्चन वाला जो कंसेप्ट था, सेम कंसेप्ट यहां पे यूज हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, दो पार्ट्स में डिवाइड किया था डिस्टेंस को, और यहां पे अपन ने डिस्टेंस को क्या कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो कितने भी पार्ट्स करे क्वेश्चन के, कुछ भी कर दे, अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको पकड़ के चलेंगे, कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी हो फिजिक्स के अंदर। तो देखो यहां पे t1, यहां पे t2, यहां पे t3। अब मैं यहां पे t1 t2 और t3 की वैल्यू निकालूं। देखो t1 क्या हो जाएगा, t1 की वैल्यू क्या आएगी, यहां से
d/3 अपॉन v1। t2 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, d/3 अपॉन v2, और t3 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, d/3 अपॉन v3। भाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो रख देते हैं यहां पे v एवरेज, इसको मैं d लिख दूं या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, d/3 प्लस d/3 प्लस d/3 अपॉन d/3 टाइम्स ऑफ v1 प्लस d/3 टाइम्स ऑफ v2 प्लस d/3 टाइम्स ऑफ v3। सॉल्व कर लें, ये टोटल d इस d से कैंसिल हो जाएगा। देखो नहीं समझ में आया हो तो यहां पे देखो, ये हो जाएगा ऊपर पूरा d/3 प्लस d/3 प्लस d/3, ये क्या हो जाएगा टोटल d। यहां पे मैंने d कॉमन लिया, नीचे बचा मेरे पास 1/3 टाइम्स ऑफ v1 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ v2 1/3 टाइम्स ऑफ v3। तो d से d कैंसिल, वो मैं एक स्टेप पहले कर दिया था। इधर देखो क्या बचा मेरे पास, v एवरेज, यहां से जो निकल के आएगा वो आएगा 3v1 v2 v3, ये एलसीएम हो गया। इधर बचा v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, ये सारा का सारा 1/, में ये ऊपर, तो v एवरेज 3 टाइम्स ऑफ v1 v2 v3 अपॉन v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। क्लियर है सभी को? देखो उसने अपने को क्वेश्चन दिया था कि भाई एक पार्टिकल है जो कवर कर रहा है अपनी डिस्टेंस का 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट जो है वो कवर कर रहा है वो v1 स्पीड के साथ, रिमेनिंग सेकंड 1/3 को कवर कर रहा है v2 के साथ, और रिमेनिंग 1/3 को कवर कर रहा है v3 के साथ। मतलब डिस्टेंस सेम दे रखी थी इस बार उसने, लेकिन डिस्टेंस 3 अलग अलग दे रखी थी। डिस्टेंस 3 अलग अलग दे रखी थी, वो सॉरी डिस्टेंस सेम दे रखी थी, और वेलोसिटी 3 अलग अलग या स्पीड 3 अलग अलग दे रखी थी। तो अपने को पता है कि v एवरेज स्पीड निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अपने को टोटल डिस्टेंस तो पता है कि d है, d/3 d/3 या d दे रखा है। टाइम अपन ने मान लिया कि t1 t2 और t3 लिया, भाई अलग अलग स्पीड है तो अलग अलग ही टाइम लेगा, अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है तो टाइम भी अलग लेगा। उनको मैंने वेरिएबल मान लिया t1 t2 और t3, तो टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, डिस्टेंस पूरा d। t1 t2 और t3 की मैंने यहां से वैल्यू निकाली, d/3 को कवर किया v1 स्पीड के साथ, तो t1 d/3 बाई v1, t2 d/3 बाई v2 और t3 d/3 बाई v3। ठीक है, वैल्यूज रखी, सोल्व किया, आंसर निकल के आया v एवरेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ v1 v2 v3 अपॉन v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। तो दिक्कत क्लियर है? नेक्स्ट अपन जो बात कर रहे हैं वो है एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कि भाई कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है या नहीं हो रही, वो होता है उसका एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी चेंज आ रहा होता है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन। वो किसकी फॉर्म में चला जाता है, एक्सीलरेशन की फॉर्म में। जैसे मैं यहां पे लिखूं इसकी डेफिनेशन तो सबसे शॉर्ट में ही लिख सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है,
टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वही क्या होता है, एक्सीलरेशन। जैसे मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की, तो एक्सीलरेशन ए से डिनोट करते हैं इसको, ए इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है भाई, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सीलरेशन भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर। कैसी क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर। देखो एक वेक्टर है एक स्केलर है, तो वेक्टर और स्केलर का कोई भी ऑपरेशन करें अपन वेक्टर ही आएगा, पता है अपने को। तो एक्सीलरेशन भी कैसा हो जाएगा, वेक्टर। यूनिट की यदि बात करें तो इधर इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो यूनिट हो जाती है इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल इक्वेशन की यदि बात करें तो वो होती है m0 L1t-2। देखो m मास का तो कोई जिक्र ही नहीं है इसमें, तो m तो 0 हो गया, l की पावर 1 मीटर केवल एक बार ही आ रहा है, t की पावर -2। सेकंड की बात हो रही है 2 बार में, लेकिन वो इनवर्स में हो रही है, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना अपन भाई, मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं, तो बस वही फॉर्म है। क्लियर है यहां तक सारी बातें, ठीक है। तो एक्सीलरेशन की जब मैं बात करूं तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं बात करूं यदि कि भाई एवरेज एक्सीलरेशन की, यदि मैं एवरेज एक्सीलरेशन की यहां पे बात करूं, ए एवरेज, इसको ऐसे एरो लगा के डिनोट करते हैं। अगर नहीं भी लगाएं तो इतनी कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन आप लगाओ नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ए एवरेज की यदि मैं बात करूं तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। मान लो कोई वेलोसिटी v2 है और एक v1 है, फाइनल v2 है, इनिशियल v1 है, या v1 से v2 हो गई, ठीक है। टाइम क्या था, t2 t1। देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है अपनी वो v1 होती है और फाइनल वेलोसिटी v2 होती है। इसको यदि ऐसे लिख दूं मैं v1 माइनस v2 अपॉन t1 माइनस t2, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। t1 इनिशियल टाइम में, ये फाइनल टाइम में, दोनों वैल्यूज नेगेटिव में आएंगी, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो भी वही आएगा, या ऐसे लिखूं तो भी वही आएगा। अपन को मैग्नीट्यूड पे ध्यान देना है, तो मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, और डायरेक्शन भी अपने को चाहिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तभी तो पता चलेगा कि एक्सीलरेशन जो है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ज्यादातर अपन यही यूज करते हैं। तो देखो डेल्टा एवरेज v2 माइनस v1, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा v, और t2 माइनस t1 को मैं लिख देता हूं डेल्टा t, ए एवरेज के लिए। ये होता है एवरेज एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। टाइम इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक कितना लिया, और उस टाइम के दौरान उसका एक्सीलरेशन कितना हुआ। जैसे मान लो मैं बात करूं कि भाई कोई भी कार है, वो कार अभी मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 1 घंटे बाद आफ्टर 1 आवर उसकी जो स्पीड है वो हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल क्या हो गई 50, फाइनल क्या हो गई 60, और टोटल टाइम कितना हो गया 1 आवर। भाई 1 घंटे में ही तो 50 से 60 पहुंचा है ना वो, तो एवरेज एक्सीलरेशन उसका कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। अभी जो आ रहा है इसके हिसाब से 10 किलोमीटर पर आवर हो गया भाई एवरेज एक्सीलरेशन की। 1 घंटे में एवरेज उसने जो एक्सीलरेट किया अपनी वेलोसिटी को, वो कितना किया 10 किलोमीटर किया, ठीक है, वो हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। अब यदि बात कर लें अपन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की, किसकी बात कर ले, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की। देखो यहां पे ए इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ए एवरेज। यदि एवरेज एक्सीलरेशन में मैं टाइम की लिमिट को लगभग 0 कर दूं, जैसे कि मैंने आपको वेलोसिटी में एक कहानी बताई थी, उस कहानी में बताया था कि जब अपन
किसी से बात कर रहे हैं कि भाई 2 घंटे की, फिर 1 मिनट की, फिर 1 सेकंड की, मतलब एक टाइम की लिमिट बिल्कुल ही छोटी कर दे, उस पर्टिकुलर टाइम की अपन बात करें तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका एक्सेलरेशन कितना है। तो देखो जब लिमिट डेल्टा टी 0 हो जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो ये चेंज हो जाएगा dv अपॉन dt में, इसमें चेंज हो जाएगा dv अपॉन dt में, ये होगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे, एट अ फिक्स टाइम पॉइंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ये हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? देखो अब एक पॉइंट लिखो आप, 1 मिनट, ये ऊपर से थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कि एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव एक्सीलरेशन को अपन बोलते हैं रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन को अपन बोल देते हैं कई बार रिटार्डेशन काम में ले लेते हैं उसकी जगह पे, कि भाई अगर स्पीड कम, वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ, या ब्रेकिंग भी बोल देते हैं, रिटार्डेशन ब्रेकिंग। जैसे मान लो कार चल रही है, वो आगे जाके मेरे को रुकना है और मैं ब्रेक मार रहा हूं, तो ब्रेक मारूंगा तभी तो आगे जाकर रुक पाऊंगा, तो ब्रेकिंग में भी तो मैं कुछ यूज कर रहा हूं, मतलब ब्रेकिंग एफर्ट मैंने यूज किया तो मेरी वेलोसिटी कम हुई, वेलोसिटी कम हुई मतलब एक्सीलरेशन कैसा आया, नेगेटिव आया। एक्सीलरेशन कैसा आया, नेगेटिव। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और एक 2 टाइप और भी होते हैं एक्सीलरेशन के, कि एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, जब वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, या एक तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वहां पे एक्सीलरेशन है ही नहीं। एक बात तो क्लियर है कि जब अपने को एक्सीलरेशन चाहिए तो एक्सीलरेशन के लिए अपने को मतलब वेलोसिटी में चेंज तो चाहिए ही चाहिए। तो वेलोसिटी जहां पे कांस्टेंट होती है वहां पे एक्सीलरेशन क्या होता है, 0, मतलब एक्सीलरेशन नहीं होता है। एक होता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, ये नहीं है कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये है कि टाइम के रेस्पेक्ट में 1 घंटे में 10 किलोमीटर इंक्रीज हुआ है तो अगले 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही वेलोसिटी इंक्रीज होगी। मतलब एक्सीलरेट जो होगा वो टाइम रेशियो होगा एक्सीलरेशन होने का, उतना वो सेम होगा, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ एक्सीलरेट होता रहेगा कि भाई इतना एक्सीलरेट हो रहा है 1 घंटे में, 1 घंटे बाद फिर इतना ही एक्सीलरेट होगा, तो मतलब वो कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है उसका रिलेशन बिटवीन time and position of a particle is as follows: x is equals to 3t cube plus 4t square plus 5t. Here t is in second and x is in meter. Then find velocity and देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन टाइम एंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज एज फॉलोज। एक पार्टिकल का टाइम और पोजीशन के बीच का उसने रिलेशन एक इक्वेशन में दे रखा है, और वो दे रखा है कि x इज इक्वल टू 3t क्यूब
प्लस 4t² प्लस 5t। ये रिलेशन उसने अपने को दे रखा है किसी पार्टिकल के टाइम और पोजीशन का। वो कह रहा है कि यहाँ पे जो t है वो किस में है, सेकंड में है, और x है वो किस में है, मीटर में है। t सेकंड में है और x मीटर में है। तो अपने को उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, मतलब फाइंड क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो मेरे को सबसे पहले जो गिवन है वो देख लेता हूं मैं, क्या दे रखा है उसने, x इज इक्वल टू 3t³ प्लस 4t² प्लस 5t। देखो वेलोसिटी की मैं यदि बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि इस फॉर्म में यदि दे रखा है तो dx अपॉन dt करूंगा तो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, कर देता हूं dx अपॉन dt, d बाई dt हेयर 3t³ प्लस 4t² प्लस 5t। तो इसका मैंने जब एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया, 9t² प्लस 8t प्लस 5। मेरे को v चाहिए t इज इक्वल टू 2 पे, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड क्या आया, 9 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 5, यह आया 9 4 36 प्लस 16 प्लस 5 57 मीटर पर सेकेंड। 36 6 6 12 5 7 3 4 5। ओके, ये आया मेरा 57 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, एक्सीलरेशन की। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। मतलब इसका एक 2 बार डिफरेंशिएशन कर लूं या फिर इसका 1 बार डिफरेंशिएशन कर लूं। तो यहां पे a इज इक्वल टू d अपॉन dt ब्रैकेट में 9t² प्लस 8t प्लस 5। तो ये हो जाएगा मेरा 9t² क्या हो जाएगा, 18t प्लस 8 और 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो क्या होगा, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, रख दे यहां पे t2, तो हो गया 36 प्लस 8 यानी कि 44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सीलरेशन और ये हो गई मेरी वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 पर। मेरे हिसाब से सभी को क्लियर है। देखो एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। वो कह रहा है कि एक रिलेशन अपने को दे रखा है किसी भी पार्टिकल की टाइम और पोजीशन के बीच में कि x इज इक्वल टू t की पावर 3t की पावर 3 प्लस 4t² प्लस 5t। हेयर t इज इन सेकेंड एंड x इज इन मीटर। वो क्लियर कर रहा है, अगर नहीं करे तो आपको इसी तरह मानना है कि अगर वो ऐसा नहीं दे किसी भी क्वेश्चन में कि t और जो x है वो मीटर सेकंड में है या फिर किलोमीटर आवर में है, आपको मीटर पर सेकंड में ही मानना है उनको। तो t को अपन सेकंड में ही मानेंगे और m को अपन मानेंगे मीटर में, जब तक कि वो कुछ भी नहीं दे, या तो वो देगा अलग से, ठीक है। देन फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो मेरे को इस रिलेशन से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है और इसका एक्सीलरेशन निकालना है। 2 चीजें मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूं, पहले x लिख लिया मैंने। अब मेरे को पता है कि v इज इक्वल टू होता है dx बाई डी टी। v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई डी टी। d बाई डी टी वैल्यूज रखी, इसका पूरी का पूरी टर्म का डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट इसको, फिर इसको, फिर इसको डिफरेंशिएट किया 3t³। देखो अगर नहीं पता हो आपको तो लिख लेना d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n। x की पावर n का जब डिफरेंशिएशन करना होता है तो होता है n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1।
और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं और वो होता है जीरो। मैं लिख देता हूं यहाँ पे d/dt ऑफ c इज इक्वल टू जीरो। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो। देखो जैसे यहाँ पे dx/dt, x किसका फंक्शन है t का। देखो डिफरेंशिएशन कब हो रहा है, जब x किसका फंक्शन है t का। यहाँ पे जैसे dx x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, वही मैंने यहाँ पे किया था d/dt 3t क्यूब t की पावर 3। देखो ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ था, ये बाहर आ जाता है। जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ होता है ना तो वो बाहर आ जाता है। यहां से 3 को अपन ने बाहर ले लिया, केवल t की पावर 3 का किया तो 3t²। इसका हुआ क्या एक्चुअल में 3t², और ये 3 पहले से बाहर था तो 339t²। सिमिलर इसका 4 तो पहले से था ही, 4 आ गया बाहर, t की पावर 2 का किया, केवल किसका किया t की पावर 2 का। देखो ऐसे होता है इनका डिफरेंशिएशन। जिसको नहीं आता वो देख ले यहाँ पे ध्यान से, जिसको आता हो वो ये पार्ट स्किप कर दे। 3t², इसका d/dt, तो पहले 3 आ जाएगा बाहर, d/dt ऑफ, ये t की पावर 3 है, सॉरी t की पावर 3। तो t की पावर 3 का मैंने आप लोगों को बता रखा है क्या होगा 3, ये पहले वाला 3 लिखा हुआ ही है। इधर देखो क्या होगा 3t की पावर 2 n x की पावर n माइनस 1, तो 3 यहां पे आ गया और एक पावर कम होके इसके ऊपर लग गई, तो ये 3 क्या हो गया 9 t की पावर 2। सिमिलर बाकी टर्म्स का भी ऐसे हुआ था। फिर इसका यहाँ पे t सिंगल था तो t की पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और जिस भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है वो क्या हो जाता है 1। ठीक है, अगर किसी ने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो मैथ में तो उनके लिए, बाकी जिसने पढ़ा होगा उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फिजिक्स में काम आने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को डाल दूंगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हाँ वीडियो चाहिए हमको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे, अगर दिक्कत ज़्यादा हो तो। क्लियर है। तो ये मैंने किया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के बाद v आया, और यहाँ पे मेरे को वेलोसिटी कब चाहिए थी t = 2 पे, तो t की जगह पे मैंने 2 रखा, जहां जहां t दिखी 2 रखा, वैल्यू आई मेरी 57 मीटर पर सेकंड। वो पूछ रहा था मेरे से एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन के लिए मैंने क्या किया dv/dt, यानी कि v का जब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे अपन तो क्या आ जाएगा एक्सीलरेशन आ जाएगा। वही रखी वैल्यूज 9t², वही सिमिलर जैसे यहाँ पे किया वैसे इसका भी डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद में 18t + 8 5, देखो इसके साथ अब कोई वेरिएबल नहीं है तो ये 0 होता है। जैसे यहाँ पे मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये अंदर खोलने के बाद, ये ब्रैकेट खोलने के बाद मेरे को जब कंडीशन आई तो ऐसी आई dt × 5। अब ये कंडीशन आई मेरे पास में, तो अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। ठीक है, तो किया 18t + 8, t की जगह पे क्या रखा 2, 36 + 8 44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन और करने पर मेरे को इसका वेलोसिटी भी मिल गई और एक्सीलरेशन भी मिल गया t = 2 पे। क्लियर है सभी को, नोट करें एक बार। पोजीशन और टाइम ग्राफ तो समझाना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पोजीशन एंड टाइम ग्राफ की और इक्वेशंस ऑफ मोशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ से अगला वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मतलब 2 या 3 वीडियो में ये काइनेमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर अपना लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।